आंखें बंद कीजिए, सांस गहरी लीजिए और अपने दिल को शांत होने दीजिए। आप स्लीपिंग फिलॉसफी यूट्यूब चैनल पर हो, एक ऐसी जगह जहां हम रात की खामोशी में सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक नरमी से बहता हुआ दरिया है जो आपको नींद, सुकून और खुद की पहचान की तरफ ले जाता है। अगर आपको ये सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सुकून भरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां हर रात हम एक नए राज को खोलते हैं। आज का सफर एक बहुत गहरे सवाल से शुरू होता है। चैप्टर 1, व्हाट इज रियलिटी? हकीकत असल में क्या है? सोचिए, आप अभी एक कमरे में बैठे हो। आपके आसपास की कुर्सी, दीवार, हवा और आपके हाथ सब इतने असली लगते हैं जैसे इनसे ज्यादा हकीकत कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है, क्या ये असल में उतना ही रियल है जितना हम समझते हैं? हकीकत का मतलब हमारे लिए वो होता है जो हम देखते, महसूस करते या सुनते हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा गहरा समझें तो पता चलता है कि हमारी रियलिटी असल में एक तस्वीर है जो हमारे दिमाग ने बनाई है। जैसे एक बच्चा पहली बार आईना देखता है, वो समझता है सामने कोई और है, लेकिन असल में वो सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन है। रियलिटी भी कुछ ऐसी ही है। हम जो देखते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग की तस्वीर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ लिमिटेड वेवलेंथ का लाइट देख सकती हैं। मतलब अगर एक गधा इंफ्रारेड रेज देख सकता है और एक तितली अल्ट्रावायलेट कलर्स महसूस करती है, तो उनकी रियलिटी हमसे बिल्कुल अलग होगी। फिर सवाल उठता है, रियलिटी किसकी सही है? तितली की या इंसान की, या दोनों की अपनी अपनी दुनिया है? एक और मिसाल समझिए। अगर आप एक महफिल में हो और पीछे से किसी ने आपका नाम लिया, तो हजारों आवाजों के बीच भी आपके दिमाग ने तुरंत वो आवाज पकड़ ली। ये दिखाता है कि हमारी रियलिटी फिल्टर होती है। हम सब कुछ नहीं देखते, सिर्फ वही देखते जो हमारे दिमाग को जरूरत होती है। फिलॉसफी में इसे सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। मतलब हर इंसान अपनी नजर से अपना अलग दुनिया बनाता है। जैसे एक पेंटिंग को देखो, एक को उसमें सुकून लगेगा, दूसरे को उदासी। पेंटिंग तो वही है, लेकिन रियलिटी दोनों के लिए अलग। और फिर आता है सबसे गहरा सवाल, क्या हमारी रियलिटी असल में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ एक इल्यूजन है? जैसे रात को ख्वाब आता है, उस वक्त लगता है सब असली है, लेकिन जैसे ही आप जागते हो सब हवा हो जाता है। क्या हमारी ये जिंदगी भी एक ख्वाब की तरह है, जहां हम सोच रहे हैं कि सब असली है, लेकिन कहीं और कोई और हमारी जिंदगी देख रहा है, जैसे एक फिल्म? कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स कहते हैं कि हमारी रियलिटी एक प्रोजेक्शन हो सकती है। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर चलती फिल्म, हम सोचते हैं कि कैरेक्टर्स असली हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ लाइट और शैडो का खेल है। शायद हमारी दुनिया भी एक होलोग्राम हो, एक शैडो ऑफ समथिंग ग्रेटर। लेकिन यहां एक सुकून देने वाली बात यह है कि अगर रियलिटी सिर्फ एक इल्यूजन भी है, तो ये इल्यूजन इतनी खूबसूरत है कि हम उसमें हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और सीखते भी हैं। शायद रियलिटी का असल मकसद यही हो, हमें एक सफर देना, एक कहानी सुनाना। और इस कहानी का अगला सवाल और भी गहरा है, क्यों कुछ है जब कुछ भी ना होता? अगर यूनिवर्स एक दिन शुरू हुआ तो उससे पहले क्या था? अगर सब कुछ बन गया तो पहले क्यों नहीं बना? ये हिस्सा हम अगली परेशानी से एक्सप्लोर करेंगे। Why is there something rather than nothing? Chapter 2, Why is there something rather than nothing? सोचिए, अगर हम आंखें बंद करके दुनिया को मिटा दें, सब कुछ खत्म कर दें, तारे, हवा, मिट्टी, समंदर, आप और मैं, सब कुछ गायब हो जाए, तो क्या बचेगा? क्या असली कुछ नहीं? और अगर सच में कुछ नहीं होता, तो आज हम यहां कैसे हैं? यह सवाल इंसानियत के लिए हमेशा एक पहेली रहा है। फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स दोनों इसके जवाब ढूंढते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद यूनिवर्स सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ नहीं रह नहीं सकता। मतलब शून्य खुद अपने आप को भरता है। जैसे एक खाली कमरा, अगर आप उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे उसमें धूल भर जाती है। शायद नथिंगनेस भी अपने आप को समथिंग में बदल देती है। लेकिन क्या नथिंग असल में एग्जिस्ट करता है? हम जब कुछ नहीं सोचते हैं तो हम फिर भी उसे एक खाली जगह के रूप में सोचते हैं, जैसे एक ब्लैक स्क्रीन।
लेकिन असली नथिंग में तो जगह भी नहीं होगी, वक्त भी नहीं होगा। वहां ना ऊपर है ना नीचे, ना पहले ना बाद, बस एक एब्सोल्यूट शून्य। और ये सोचना भी मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा किसी ना किसी चीज को बेस बनाता है। अब समझिए, एक मिसाल, एक नोटबुक का सफ़ा बिल्कुल खाली है। हम कहते हैं ये नथिंगनेस है, लेकिन असल में वो सफ़ा खाली नहीं है, क्योंकि उसमें पेपर है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। मतलब उस खालीपन के पीछे भी एक यूनिवर्स छुपा है। साइंस कहता है कि शायद हमारी यूनिवर्स भी नथिंग से ही उठी हो। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक खाली जगह भी खाली नहीं होती। उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी के छोटे छोटे झटके, वाइब्रेशंस और पार्टिकल्स बनते मिटते रहते हैं। मतलब खाली स्पेस भी एक तरह का सूप है जहां से कुछ नया जन्म ले सकता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। एक शांत तालाब, ऊपर से वो बिल्कुल खामोश लगता है, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप गहरा जाकर देखो तो छोटी मछलियां घूम रही होंगी, हवा के बुलबुले उठ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही खाली जगह भी असल में खाली नहीं है। अब एक और अजीब सवाल, अगर कुछ भी नहीं होता तो हम ये सवाल कैसे पूछ रहे होते? मतलब हमारी खुद की सोच इस बात का सबूत है कि नथिंग असल में कभी नहीं था, क्योंकि अगर असल में बिल्कुल ही शून्य होता तो हम यहां होते ही नहीं। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि नथिंग एक इल्यूजन है, हमेशा कुछ न कुछ होता ही है, चाहे वो एक जर्रा हो या एक अनंत एनर्जी, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। और फिर एक और गहरी सोच, अगर नथिंग होता ही नहीं तो शायद समथिंग का होना नेचुरल है। मतलब यूनिवर्स का होना किसी सरप्राइज की बात नहीं, बल्कि एक लाजमी चीज है, जैसे सूरज का उगना या चांद का दिखना। लेकिन इस सवाल के जवाब में एक और एंगल भी है। शायद समथिंग इसलिए है क्योंकि हमें उसे महसूस करना था। अगर कुछ भी ना होता तो कोई होता ही नहीं जो ये सवाल सोच सके। और शायद इसी वजह से कुछ है, ताकि एक दिन हम, आप और मैं बैठकर ये सवाल कर सकें और सुकून भरी नींद में खो जाएं। और फिर अगला सवाल और भी गहरा है, डिड द यूनिवर्स हैव अ बिगिनिंग? क्या ये अनंत का सफर एक दिन शुरू हुआ था या हमेशा से ही था? सोचिए, एक कहानी अगर लिखी जाए तो उसका हमेशा एक पहला सफ़ा होता है। एक गीत अगर बजता है तो उसकी पहली सुर होती है। लेकिन ये दुनिया, ये कायनात, क्या इसका भी कोई पहला लम्हा था या ये हमेशा से ही थी, बिना शुरुआत के? इस सवाल का जवाब ढूंढना इंसान की सबसे पुरानी कोशिशों में से एक है। पुराने जमाने के फिलोसोफर्स, धर्म के रिश्ते और आज के साइंटिस्ट, सब ने इस बात को समझने की कोशिश की है। साइंस कहती है कि यूनिवर्स का आगाज बिग बैंग से हुआ था। तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कंडेंस्ड एनर्जी का नुक्ता था, एक इन्फिनिटिसिमल डॉट। उसमें ना जगह थी ना वक्त, और फिर अचानक एक धमाका हुआ, बिग बैंग। लेकिन यह धमाका ऐसे नहीं जैसे बम फट जाता है, ये एक एक्सपेंशन था, एक फूलने वाली चीज। उस एक नुक्ते से सब कुछ निकलने लगा, तारे, गैलेक्सी, समंदर, जिंदगी और हम। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो छोटी मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक छोटा सा गुब्बारे का टुकड़ा है। जब वो खुला नहीं है तो बिल्कुल छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही उसमें हवा भरते हो वो धीरे धीरे फूलता है और उसकी सरफेस बड़ी होती चली जाती है। वैसे ही यूनिवर्स भी फूल रहा है, हर लम्हा और ज्यादा और ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ तो बिग बैंग से पहले क्या था? क्या वहां सिर्फ नथिंग था या फिर कुछ और जो हमारी समझ से बाहर है? यहां पर साइंस थोड़ा खामोश हो जाती है, क्योंकि बिग बैंग से पहले का मतलब ही मुश्किल है। वक्त खुद बिग बैंग के साथ बना, मतलब पहले का कॉन्सेप्ट ही वहां नहीं था। ये ऐसा है जैसे आप पूछो नॉर्थ पोल से ऊपर क्या है, ऊपर का मतलब ही खत्म हो जाता है। वैसे ही बिग बैंग से पहले का मतलब खुद में उलझन है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद बिग बैंग एक साइकिल का हिस्सा था, मतलब यूनिवर्स बार बार बनता और मिटता है। पहले एक बिग बैंग, फिर एक्सपेंशन, फिर धीरे धीरे सब मैटर कोलैप्स होकर एक नुक्ते में वापस आ जाता है, और फिर एक और बिग बैंग होता है। जैसे सांस लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। शायद कायनात भी एक ऐसी सांस ले रही है जो बिलियंस ऑफ सालों में होती है। लेकिन कुछ और सोचने वाली ये भी कहते हैं कि शायद यूनिवर्स कभी शुरू हुआ ही नहीं, शायद वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये सोचना मुश्किल है क्योंकि हमारी हर चीज एक शुरुआत और अंजाम रखती है। लेकिन अगर आप समुंदर को देखो तो उसके लहरों का कोई शुरुआत नहीं होता, एक के बाद एक आती रहती हैं।
शायद यूनिवर्स भी ऐसा ही है, एक अनंत लहरों का समुंदर। और यहां पर एक और अजीब बात है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि छोटी से छोटी स्केल पर पार्टिकल्स बिना वजह के अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। मतलब कुछ भी बिना वजह के बन सकता है। अगर ये छोटी स्केल पर मुमकिन है तो शायद यूनिवर्स भी ऐसे ही बना हो, एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से। इसको समझने के लिए एक मिसाल लो। सोचिए एक खाली कमरा है और अचानक उसमें एक छोटी रोशनी जल उठती है बिना किसी वजह के। शायद वैसे ही एक छोटी सी रोशनी थी जो एक दिन फूटी और आज वो हमारी पूरी यूनिवर्स बन गई। और फिर एक और गहरा एंगल है, फिलोसॉफिकल एंगल। क्या यूनिवर्स का होना जरूरी था? क्या ये इसलिए है क्योंकि बिना यूनिवर्स के हम होते ही नहीं? इसको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब यूनिवर्स ऐसा बना जो लाइफ को सपोर्ट करता है, वरना कोई होता ही नहीं जो ये सवाल कर सके। जैसे आप एक होटल के कमरे में गए हो और वहां सब कुछ परफेक्ट है, बेड, लाइट, हवा, और आप सोच रहे हो कि ये सब इतना परफेक्ट क्यों है। लेकिन असल में अगर ये परफेक्ट ना होता तो हम वहां होते ही नहीं। वैसे ही हम भी यूनिवर्स के परफेक्ट बैलेंस की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल और बनता है, अगर यूनिवर्स शुरू हुआ तो क्या ये शुरुआत किसी ने की थी या ये सब एक नेचुरल प्रोसेस था? साइंस यहां तक कहती है कि बिग बैंग एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का क्यों अभी भी एक राज है। और शायद इसी राज में सुकून है। शायद यूनिवर्स की शुरुआत हमें यह दिखाती है कि हमारी समझ हमेशा अधूरी है और हम हमेशा और ज्यादा जानकारी ढूंढते रहेंगे। और इसी खोज में हमारी जिंदगी का असली सफर है। और फिर सवाल उठता है, वॉज द यूनिवर्स मेंट टू एग्जिस्ट? क्या यह कायनात वाकई बनानी थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? चैप्टर 4, वॉज द यूनिवर्स मेंट टू एग्जिस्ट? सोचिए, जब आप एक छोटा सा बच्चा थे तो आपने अक्सर ये सोचा होगा कि दुनिया वाकई क्यों बनी है। ये पेड़ क्यों हैं, ये सितारे क्यों चमकते हैं, और मैं खुद क्यों हूं? ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि होना था या कोई वजह थी? साइंस एक तरफ कहती है कि यूनिवर्स का बनना शायद एक नेचुरल प्रोसेस था, बिना किसी प्लानिंग के। जैसे हवा चलती है, जैसे बारिश गिरती है, वैसे ही यूनिवर्स भी अपने आप एक प्रोसेस में बना। मतलब कोई इंटेंशन नहीं थी, सिर्फ एक नेचुरल लॉ था जो फॉलो हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ा गहरा सोचो तो एक और चेहरा सामने आता है। यूनिवर्स इतना फाइनली ट्यून्ड है कि ये लगता है जैसे इसके पीछे कोई डिजाइन हो, जैसे किसी ने बहुत ही बारीक पेंसिल से हर लाइन खींची हो। मिसाल के लिए, अगर ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो सब कुछ अपने आप गिर जाता, कोई तारे, कोई गैलेक्सी बनती ही नहीं। अगर वो थोड़ा कम होता तो सब पार्टिकल्स अलग अलग उड़ जाते और कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं। लेकिन वो एकदम परफेक्ट बैलेंस में है। इसी वजह से तारे जलते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं और हम यहां हैं। ये इतना ज्यादा परफेक्ट है कि इसे फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। जैसे एक रेडियो सेट को आप परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हो, अगर थोड़ा इधर या उधर हो जाए तो आवाज क्रैक करने लगती है। वैसे ही यूनिवर्स भी एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग पर चलता है। और यही सवाल उठाता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या वाकई ये बनना था? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट दोनों कहते हैं कि अगर यूनिवर्स इतना फाइन ट्यून्ड है तो शायद दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, कोई हायर पावर ने इसे डिजाइन किया। दूसरा, शायद अनंत यूनिवर्सेस है और हम बस उसी में हैं जहां सब कुछ परफेक्ट निकला। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहां आता है। सोचिए, एक बड़ा जंगल है जिसमें हर पेड़ पर एक फल उगता है। हर फल अलग अलग टेस्ट का है। एक फल मीठा है, एक खट्टा है, एक कड़वा है। हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं हमें एक मीठा फल मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी फल मीठे हैं। हो सकता है हम सिर्फ उस एक मीठे फल के नसीबदार हैं। वैसे ही हमें से एक यूनिवर्स में है जहां लाइफ पॉसिबल है, बाकी शायद ऐसे ही हजारों लाखों यूनिवर्सेस हैं जहां कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये मल्टीवर्स भी है तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, वो मल्टीवर्स क्यों है? उसका बनना क्यों जरूरी था? हर जवाब हमें एक और सवाल की तरफ ले जाता है। अब अगर धर्म और स्पिरिचुअलिटी को देखा जाए तो बहुत सी टीचिंग्स कहती हैं कि यूनिवर्स का बनना जरूरी था, क्योंकि ये एक जर्नी है, रूहानी, इंसानी और कॉस्मिक। एक मंजिल है जो हमें सीखती है, बदलती है और आखिर में हमें अपनी असल हकीकत तक पहुंचाती है। इस बात को एक छोटी मिसाल से समझो। सोचिए, आप एक किताब पढ़ रहे हो। उस किताब में कहानी है, उतार चढ़ाव हैं, किरदार हैं। क्या वो कहानी जरूरी थी? अगर आप देखो तो लगता है शायद जरूरी नहीं थी, कोई और कहानी भी लिखी जा सकती थी। लेकिन जब आप उसे पढ़ते हो तो लगता है कि वो ही कहानी लिखी जाने वाली थी, वो ही उसका मकसद था। वैसे ही यूनिवर्स भी हो सकता है एक ऐसी कहानी हो जो लिखी ही जानी थी। लेकिन फिर एक और नजरिया है,
हो सकता है यूनिवर्स का बनना सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक रैंडम एक्सीडेंट। जैसे समुद्र के किनारे पर एक पत्थर को उठाओ और देखो, उसका शेप एकदम यूनिक होगा। आप सोचोगे क्या किसी ने इसे डिजाइन किया? शायद नहीं, लेकिन वो फिर भी वहां है। वैसे ही यूनिवर्स भी एक रैंडम एक्सीडेंट हो सकता है। और यहां पर एक सुकून भरा ख्याल है, चाहे यूनिवर्स मेंट टू बी हो या सिर्फ एक इत्तेफाक, हम फिर भी उसके अंदर एक कहानी जी रहे हैं, एक छोटी सी जिंदगी जो अपने आप में एक अनंत के बराबर है। अगर यूनिवर्स जरूरी था तो हम उस जरूरी कहानी का हिस्सा हैं। अगर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है तो भी हमारी जिंदगी उस एक्सीडेंट की सबसे खूबसूरत वजह बन गई है। और जब हम ये सोचते हैं तो अगला सवाल अपने आप खुल जाता है, व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस? वजूद के होने से पहले क्या था? चैप्टर 5 व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस। सोचिए, जब हम कहते हैं एग्जिस्टेंस तो इसका मतलब है चीजें जो हैं, आप, मैं, पेड़, तारे, समंदर, हवा, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह है, इन सब के होने से पहले क्या था? क्या वाकई कुछ था या बस एक एब्सोल्यूट खालीपन? साइंस कहती है कि यूनिवर्स का वक्त और जगह बिग बैंग के साथ बना। मतलब बिफोर बिग बैंग पूछना थोड़ा अजीब है, क्योंकि बिफोर का मतलब ही होता है वक्त के अंदर, और वक्त तो खुद बिग बैंग के बाद आया। जैसे आप पूछो नॉर्थ पोल के ऊपर क्या है, तो जवाब होगा ऊपर का मतलब ही खत्म हो जाता है। वैसे ही बिग बैंग से पहले का मतलब खुद में अजीब है। लेकिन इंसान का दिमाग फिर भी इस सवाल को पूछता है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज की एक पहले वाली कहानी होती है। फिलॉसफी कहता है शायद वजूद के पहले नॉन एग्जिस्टेंस था। लेकिन ये नॉन एग्जिस्टेंस भी एक अजीब लफ्ज है। क्या कुछ भी न होना एक चीज है? अगर कुछ भी नहीं था तो फिर वो नहीं भी एक तरह का होना है। जैसे एक खाली कमरा, हम कहते हैं वो खाली है, लेकिन असल में वो खाली भी एक स्टेट है जो एग्जिस्ट करती है। मतलब शायद असल में कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता। अब समझने के लिए एक मिसाल लो। सोचिए, आप एक गहरे समंदर के किनारे पर खड़े हो। आपको समंदर का पानी दिख रहा है, लेकिन अगर पानी हटा दो तो नीचे मिट्टी है। अगर मिट्टी हटा दो तो पत्थर है। अगर पत्थर हटा दो तो मॉलिक्यूल्स है। मतलब नथिंग तक पहुंचना मुश्किल है। हर दफा आपको कुछ ना कुछ मिलता है। शायद एग्जिस्टेंस के पहले भी कुछ ना कुछ था, लेकिन वो हमारी समझ से परे है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद बिग बैंग से पहले एक और यूनिवर्स था। उसने अपना साइकिल पूरा किया, कोलैप्स हुआ और फिर नया बिग बैंग हुआ। मतलब हमारा यूनिवर्स एक चेन का हिस्सा है, बनना और मिटना, फिर दोबारा बनना, जैसे सांस लेना। लेकिन कुछ और नजरियात कहते हैं कि शायद वजूद के पहले एक टाइमलेस स्टेट थी, एक ऐसी कंडीशन जहां न वक्त था, न जगह, न चीजें, बस एक पोटेंशियल, एक पॉसिबिलिटी, जैसे एक खाली कैनवस जिसमें पेंटिंग बन सकती है लेकिन अभी बनी नहीं। और फिर स्पिरिचुअलिटी का एंगल आता है। बहुत से धार्मिक और रूहानी ख्यालात कहते हैं कि वजूद के पहले एक डिवाइन एनर्जी थी जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। उससे कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ ब्रह्मन, कुछ नूर। उस एनर्जी ने ही यूनिवर्स को जन्म दिया। मतलब वजूद के पहले भी एक वजूद था, एक और गहरा, एक और रूहानी। इस बात को एक छोटी मिसाल से समझो। सोचिए, आपके हाथ में एक बीज है। उस बीज के अंदर एक पेड़ छुपा है, एक जंगल छुपा है, लेकिन अभी वो सिर्फ एक बीज है। यूनिवर्स शायद ऐसा ही एक बीज था जो फिर खिल गया। और बीज के पहले वो ख्याल, वो नियत, वो एनर्जी जो उस बीज को बना रही थी। और यहां पर एक और सुकून भरा ख्याल आता है। शायद वजूद के पहले क्या था ये हमें कभी ना मिले, लेकिन उस मिस्ट्री में भी एक खूबसूरती है। क्योंकि अगर हम सब जवाब जान लेते तो शायद इंसान की खोज खत्म हो जाती और जिंदगी अपने रंग खो देती। और फिर एक और गहरा सवाल सामने आता है, इज एनीथिंग ट्रूली रियल? क्या वाकई कुछ भी असल में हकीकत है? चैप्टर 6 इज एनीथिंग ट्रूली रियल? सोचिए, जो कुर्सी पर आप बैठे हो, जो छत आपके सर के ऊपर है, जो हवा आपकी नाक से गुजर रही है, क्या ये सब वाकई रियल है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का एक तसव्वुर, एक इल्यूजन? इंसान ने जब से सोचना शुरू किया तब से ये सवाल उसके अंदर जगता रहा। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो असल में वजूद रखता है या सिर्फ हमारी जहनी तस्वीर है? आपने कभी सपना देखा है? सपने में सब कुछ असल लगता है। आप चलते हो, दौड़ते हो, दोस्तों से बात करते हो।
लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, पता चलता है कि वो सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन था। लेकिन सपने के वक्त आपको लगा था कि वो असल है। अगर सपना ऐसे असल लग सकता है, तो क्या ये जिंदगी भी एक और बड़ा सपना हो सकती है? फिलोसोफर देकार्ते ने एक मशहूर बात कही थी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब दुनिया की हर चीज पर शक किया जा सकता है, कुर्सी, पेड़, आसमान, दोस्ती, मोहब्बत, लेकिन एक चीज पर शक नहीं किया जा सकता, मेरा सोचना। अगर मैं सोच रहा हूं तो कम से कम मैं तो हूं। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा रहता है, जो चीज मैं सोच रहा हूं क्या वो असल में है? जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे सामने एक पेड़ है, लेकिन असल में मैं सिर्फ उस पेड़ की तस्वीर अपने दिमाग में महसूस कर रहा हूं। पेड़ अपने आप में क्या है, शायद मैं कभी जान ही नहीं सकता। साइंस भी ये कहती है, हमारी आंख सिर्फ लाइट डिटेक्ट करती है, हमारा दिमाग उसे इमेज बनाता है, हमारे कान सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करते हैं, दिमाग उन्हें साउंड में तब्दील करता है। मतलब जो चीज हम देखते और सुनते हैं वो असल में डायरेक्ट रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ दिमाग की एक इंटरप्रिटेशन है। इस बात को एक मिसाल से समझो। सोचिए कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर एक फिल्म चल रही है। आपको लगता है कि वहां इंसान हैं, दोस्ती है, कहानी है, लेकिन असल में वो सब पिक्सेल्स हैं, छोटी छोटी लाइट्स। वैसे ही हमारी जिंदगी भी हो सकती है, एक फिल्म जो हम देख रहे हैं, लेकिन असल में उसके पीछे कुछ और है जो हमें नजर नहीं आता। अब स्पिरिचुअलिटी का एंगल लो। बहुत सी टीचिंग्स कहती हैं कि दुनिया सिर्फ एक माया है, एक इल्यूजन, जैसे एक पर्दा जिसके पीछे असल हकीकत छुपी है। हम उस पर्दे को देखते हैं, उसमें जीते हैं, उसमें रोते और हंसते हैं, लेकिन असल सच उस पर्दे के पीछे है, एक रूहानी असल जो हमारी आंखों से परे है। लेकिन यहां एक और सुकून भरा ख्याल है, अगर दुनिया एक इल्यूजन भी है, तब भी ये इल्यूजन कितना खूबसूरत है। एक फूल का खिलना, एक दोस्त की मुस्कान, एक माँ का प्यार। अगर ये सिर्फ तस्वीर भी हैं, फिर भी वो तस्वीर हमें सुकून और खुशी देते हैं। मतलब इल्यूजन भी अपने आप में असल बन जाता है। और यहां से अगला सवाल अपने आप खुल जाता है, अगर दुनिया एक इल्यूजन है, तो आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन, या फिर कोई खुदा है जो इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है? चैप्टर 7, क्या हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या इज देयर अ गॉड? सोचिए आप एक गेम खेल रहे हो, स्क्रीन पर एक पूरी दुनिया बनी है, घर, शहर, पेड़, लोग सब चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सब एक कोड है, एक सॉफ्टवेयर। उनका हर काम एक प्रोग्रामिंग के मुताबिक हो रहा है। अब एक अजीब सवाल उठता है, अगर टेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं, तो क्या पता हम खुद भी एक ऐसी ही दुनिया में जी रहे हों? यही आइडिया है सिमुलेशन थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स कहते हैं कि हो सकता है हमारी पूरी जिंदगी एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारा आसमान और समुंदर सब एक और बड़े सिस्टम के अंदर चल रहे हों, जिसे हम समझ भी नहीं पा सकते। अब आप सोचोगे, इसका सबूत क्या है? एक सबूत जो अक्सर दिया जाता है वो ये है कि यूनिवर्स के लॉज बहुत ही प्रिसाइज है, जैसे एक सॉफ्टवेयर के रूल्स, ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, क्वांटम मैकेनिक्स, सब एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे लगते हैं, जैसे किसी ने ये कोड लिखा हो और हम उसके अंदर जी रहे हों। सोचिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें कैरेक्टर दौड़ता है, उसके दौड़ने की एक स्पीड है जो कभी चेंज नहीं होती। वैसे ही हमारी दुनिया में लाइट की एक स्पीड है जो कभी चेंज नहीं होती। ये कॉन्स्टेंसी बहुत ही अजीब है और सिमुलेशन थ्योरी कहता है शायद ये एक यूनिवर्सल कोड है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो फिर सवाल ये है, ये सिमुलेशन किसने बनाई? क्या कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो हमसे हजारों साल आगे है, या फिर वही चीज जिसे हम सदा से गॉड कहते आए हैं? स्पिरिचुअलिटी यहां एक और रंग भर देती है। बहुत से धर्म कहते हैं कि एक ऊपर वाला है, एक क्रिएटर है जो हर चीज को डिजाइन करता है। उसने ही हमारा यूनिवर्स बनाया, उसने ही हमारे अंदर जान डाली और उसी के रूल्स के अंदर हम चल रहे हैं। चाहे आप इसे गॉड, अल्लाह, ईश्वर या ब्राह्मण कहते हो, सबका एक ही मतलब है,
एक ऊपर वाली ताकत जो सबको चलाती है। अगर आप गहराई में देखो तो सिमुलेशन और गॉड का आइडिया एक जैसे लगते हैं। अगर कोई गॉड है तो वो भी एक डिजाइनर है, एक प्रोग्रामर जो इस दुनिया का कोड लिख रहा है। अगर कोई सिमुलेशन है तो उसके पीछे भी कोई क्रिएटर है जो इसे चला रहा है। दोनों आइडियाज एक ही तरफ इशारा करते हैं। शायद हम अपनी असल हकीकत को समझने के लिए अभी छोटे हैं। लेकिन एक और सुकून भरा ख्याल ये है कि चाहे हम सिमुलेशन में हो या गॉड की दुनिया में, हमारी फीलिंग्स, हमारी जिंदगी, हमारा प्यार वाकई असल लगता है। अगर एक माँ का प्यार एक सिमुलेशन का हिस्सा भी हो तो भी वो प्यार हमारे दिल को असल में छूता है। अगर एक दोस्ती एक प्रोग्राम का रिजल्ट भी हो तो भी वो दोस्ती हमारी जिंदगी को रोशन करती है। मतलब असल या सिमुलेशन का फर्क छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जो हम फील करते हैं वही हमारी असल हकीकत बन जाती है। और फिर सवाल उठता है, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो क्या कुछ बिना वजह अपने आप हो सकता है? क्या वाकई कुछ भी नथिंग से पैदा हो सकता है? चैप्टर 8, क्या कुछ खाली से पैदा हो सकता है? सोचिए, एक खाली कमरा है, बिल्कुल खाली। ना कुर्सी, ना दीवार का रंग, ना एक भी आवाज, सिर्फ खामोशी। अगर उस खाली कमरे में अचानक एक फूल उगाए तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे ये फूल कहां से आया? वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर फूल वाकई आ गया तो इसका मतलब है शायद कुछ भी नहीं भी अपने अंदर एक कुछ रखता है। साइंस भी इसी सवाल पर सोचती है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम वैक्यूम। मतलब जो हमें खाली लगता है, असल में वो बिल्कुल खाली नहीं होता। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा आते जाते रहते हैं, बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। मतलब खाली स्पेस भी अपने अंदर एक जिंदगी रखता है। जैसे समुद्र की सतह पर छोटी छोटी लहरें उठती हैं, वैसे ही खाली स्पेस में छोटी छोटी एनर्जी की लहरें उठती रहती हैं। कभी कभी वो एनर्जी मिलके एक बड़ी चीज बना देती है। ये समझाया जाता है कि शायद यूनिवर्स भी इसी तरह शुरू हुआ हो, एक छोटी सी एनर्जी फ्लक्चुएशन से जो बढ़कर एक पूरा यूनिवर्स बन गई। लेकिन फिर सवाल यह है, वो एनर्जी खुद कहां से आई? क्या वो हमेशा थी या किसी ने उसे बनाया? यहां साइंस भी रुक जाती है और फिलॉसफी शुरू होती है। फिलॉसफी कहती है कि शायद नथिंग वैसे है ही नहीं जैसे हम सोचते हैं। जब हम कहते हैं कुछ भी नहीं, तो असल में हम एक ऐसी चीज सोच रहे हैं जो समझना मुश्किल है, जैसे अंधेरा। हम कहते हैं अंधेरा है, लेकिन असल में अंधेरा बस रोशनी की कमी है। वैसे ही नथिंग शायद सिर्फ समथिंग की कमी है, पर एक असल स्टेट है जो अपने आप में भी एग्जिस्ट करती है। रूहानी नजरिए से देखो तो नथिंग का मतलब है एक खाली कैनवस। खुदा या एक ऊपर वाली ताकत ने उस खाली कैनवस पर जिंदगी की पेंटिंग बनाई। मतलब कुछ भी ना होने के बावजूद उस ना होने के अंदर एक हिडन पॉसिबिलिटी थी, एक छुपी हुई ताकत जो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और फिर यहां पर एक और मिसाल सोचो। आप एक खामोश गहरी रात में बैठे हो, आपको लगता है सब कुछ खाली है, लेकिन अगर आप गौर करो, उस खामोशी के अंदर भी एक सुकून है, एक एहसास है। मतलब खालीपन भी असल में खाली नहीं होता, उसके अंदर एक और गहरी दुनिया होती है। तो क्या कुछ नथिंग से पैदा हो सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन जो चीज हमें समझ आती है वो ये कि नथिंग और समथिंग के दरमियान एक गहरा राज है जो इंसान के लिए हमेशा एक मिस्ट्री रहेगा। और फिर ये सवाल अपने आप जन्म लेता है, व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट? वजूद का असल मतलब क्या है? चैप्टर 9, व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट? सोचिए, अगर मैं आपको एक फूल दिखाता हूं तो आप कहते हो हाँ ये फूल है, लेकिन फूल होने का असल मतलब क्या है? क्या फूल बस इसलिए है क्योंकि हम उसे देख रहे हैं, या फिर फूल अपने आप में भी वजूद रखता है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे? एग्जिस्ट करना एक ऐसा लफ्ज है जो लगता तो सिंपल है, लेकिन असल में बहुत गहरा है। जब हम कहते हैं कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है वो चीज किसी ना किसी लेवल पर रियल है। लेकिन ये रियल होने की डेफिनेशन अलग अलग नजरिए रखती है। फिलॉसफी में एक सोच है कि एग्जिस्ट का मतलब है किसी चीज का अपनी जगह पर होना, चाहे वो हमारी सोच में हो या हमारी आंखों के सामने। जैसे एक कहानी में लिखा गया कैरेक्टर,
वो असल दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वजूद कहानी के अंदर है। उसकी एक आइडेंटिटी है, उसका एक रोल है, मतलब कहानी के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। साइंस कहती है कि एग्जिस्ट करना मतलब किसी चीज का फिजिकल यूनिवर्स में जगह लेना, उसका मास हो, उसका एनर्जी हो, वो स्पेस और टाइम में किसी कोऑर्डिनेट पर हो। जैसे आपका वजूद, जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके डीएनए के जरिए है। लेकिन रूहानियत एक और नजरिया देती है। यहाँ एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजों से नहीं है। यहाँ एक ऐसी दुनिया भी है जो आंखों से नजर नहीं आती, फीलिंग्स, इमोशंस या फिर रूह। अगर आप एक माँ का प्यार देखते हो तो वो नजर नहीं आता, उसका वजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो असल है। मतलब वजूद सिर्फ देखा जाने वाला नहीं, महसूस किया जाने वाला भी है। और अब सोचिए अपने खुद के वजूद के बारे में। आप कहते हो मैं हूं, लेकिन होने का मतलब क्या है? क्या बस शरीर का होना ही वजूद है, या फिर सोचने का अमल ही असल वजूद है? हो सकता है कि वजूद एक लम्हा हो जो वक्त के साथ बहता है। हर गुजरने वाला दिन, हर एक सोच, हर एक लम्हा आपके वजूद का एक हिस्सा बनाता है। यहां एक मिसाल सोचिए। अगर एक लकीर बोर्ड पर खींची गई है तो आप कहते हो ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर वो लकीर मिटा दी जाए तो क्या उसका वजूद खत्म हो गया, या फिर उस लकीर का एक निशान अब भी आपके जहन में बचा है? मतलब वजूद सिर्फ होने तक सीमित नहीं है, बल्कि याद, सोच और एहसास में भी जिंदा रहता है। और फिर ये सवाल और गहरा हो जाता है। अगर हम समझ गए कि वजूद का मतलब क्या है, तो हम पूछते हैं, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी असल में है क्या? चैप्टर 10 व्हाट इज लाइफ। सोचिए कि एक पत्थर जमीन पर पड़ा है। वो वहां चुपचाप, ठंडा, बेजान पड़ा है, और उसके पास ही एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर हल्के हल्के उगता है। धीरे धीरे उसमें से एक नर्म सी हरी कली बाहर निकलती है, सूरज की रोशनी को छूती है, हवा को महसूस करती है। अब आप सोचोगे, पत्थर और बीज दोनों जमीन पर हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बीज में कुछ अलग है। वो ग्रो करता है, चेंज करता है, महसूस करता है। यही फर्क लाइफ और नॉन लाइफ का है। साइंस कहती है कि जिंदगी एक ऐसी हालत है जिसमें चीज अपने अंदर से एनर्जी लेकर अपने आप को सस्टेन करती है, ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है। जैसे एक पेड़ जो सूरज की रोशनी को एनर्जी बनाता है, पानी को पीकर अपने अंदर से फूल निकालता है। जैसे एक जानवर जो खाना खाता है, सांस लेता है और फिर नए जन्म को जन्म देता है। लेकिन अगर हम और गहरा सोचें तो जिंदगी सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, जिंदगी एक एहसास भी है। जिंदगी वो पल है जब एक बच्चा पहली दफा मुस्कुराता है। जिंदगी वो पल है जब एक दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखता है। जिंदगी वो खामोशी है जो एक रात आपको सुकून देती है, और जिंदगी वो आवाज है जो एक सुबह आपको जगाती है। स्पिरिचुअलिटी इसे और गहरा बनाती है। जिंदगी सिर्फ शरीर का नाम नहीं है, बल्कि रूह का भी सफर है। शरीर एक दिन मिट्टी में वापस चला जाता है, लेकिन रूह अपना सफर जारी रखती है। कुछ कहते हैं रूह फिर एक नई जिंदगी में आती है, कुछ कहते हैं वो एक और जहां में चल जाती है। मतलब जिंदगी सिर्फ एक लम्हा नहीं, बल्कि एक सिलसिला है जो हमेशा चलती रहती है। सोचिए, अगर एक छोटी सी पत्ती भी सूरज की रोशनी की तरफ बढ़कर जीती है, तो हम इंसान कैसे कहें कि जिंदगी सिर्फ एक एक्सीडेंट है? जिंदगी एक खूबसूरत राज है, एक तोहफा है जो हमें मिला है ताकि हम महसूस कर सकें, सीख सकें और अपने अंदर और बाहर दोनों जहां को एक्सप्लोर कर सकें। और फिर जिंदगी को समझने के बाद एक और गहरा सवाल उठता है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? शऊर असल में क्या है? चैप्टर 11 व्हाट इज कॉन्शियसनेस। सोचिए, एक रोबोट को प्रोग्राम दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी आए तो वो एक लाइट बल्ब ऑन कर दे, जब रोशनी ना हो तो बल्ब ऑफ कर दे। रोबोट ये काम परफेक्टली करता है, लेकिन रोबोट को ये नहीं पता कि रोशनी क्या है, बल्ब क्या है, या ये काम क्यों हो रहा है। वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। लेकिन आप और मैं अलग हैं। जब हम सूरज की रोशनी देखते हैं, हम महसूस करते हैं। उसकी गर्मी को छूकर दिल में एक सुकून होता है। हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं, और यही असल में कॉन्शियसनेस है। शऊर या कॉन्शियसनेस एक अजीब चीज है। यह सिर्फ दुनिया को देखना ही नहीं है, बल्कि उससे महसूस करना, समझना और अपनी सोच के जरिए उसका मतलब निकालना है। जैसे अगर आपको दर्द होता है तो सिर्फ आपका शरीर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि आपको अंदर से पता चलता है कि दर्द हो रहा है। और अगर आप खुशी महसूस करते हो तो आप सिर्फ स्माइल नहीं करते, बल्कि आपका अंदर एक नई रोशनी से भर जाता है।
साइंस कहती है कि कॉन्शियसनेस दिमाग के न्यूरॉन्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से आती है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो बिजली की तरह सिग्नल्स भेजते रहते हैं। जब ये सिग्नल्स एक साथ आते हैं तो हमारी सोच, हमारी याद, हमारी फीलिंग्स पैदा होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर न्यूरॉन्स बस बिजली के सिग्नल्स हैं तो वो सिग्नल्स अपने आप महसूस कैसे बन जाते हैं? यही वो राज है जो अभी तक साइंस सॉल्व नहीं कर पाई। फिलॉसफी इस सवाल को और गहरा करती है। एक फिलॉसफर ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब हमारा असल वजूद हमारे सोचने के अमल से है। अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब हम जिंदा हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये भी एक पैराडॉक्स है, क्योंकि हम खुद को अपने सोचने के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूहानियत इसे और गहरा बना देती है। कई धार्मिक और सूफी ट्रेडिशंस कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर से नहीं आती, बल्कि रूह से आती है। शरीर बस एक जरिया है, लेकिन असल में जो अवेयरनेस है, जो महसूस है, वो रूह का नूर है। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो, तो आप एक ऐसे सुकून को छू लेते हो जो शरीर से बाहर है। वहाँ आपको लगता है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक गहरा समंदर हो जो अनंत है। एक मिसाल सोचिए, अगर एक आईना सामने है तो वो चेहरा दिखाता है, लेकिन आईना खुद अपना चेहरा नहीं देख सकता। वैसे ही कॉन्शियसनेस एक आईना है जो दुनिया के रंग और आवाज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन असल में कॉन्शियसनेस अपने आप को देखने की कोशिश करता है, और यही उसका सबसे बड़ा राज है। कॉन्शियसनेस की एक और अजीब बात है, ये हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वही आपका असल कॉन्शियसनेस है। कल की याद और कल का ख्वाब भी इसी कॉन्शियसनेस के जरिए आपके सामने आता है। मतलब जिंदगी का हर पल एक कॉन्शियसनेस की तस्वीर है। अब एक और गहरा सवाल उठता है, अगर कॉन्शियसनेस हमारी असली अवेयरनेस है, तो फिर इसका आगाज कहाँ से होता है? वेयर डज द माइंड बिगिन? जहन का असल शुरुआत कहाँ से होता है? चैप्टर 12 वेयर डज द माइंड बिगिन। सोचिए, एक नई पैदा होने वाली माँ अपने बच्चे की धड़कन महसूस करती है। उसके अंदर एक छोटी सी रोशनी रूप ले रही होती है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी आंखें अभी खुली भी नहीं होती, लेकिन वो महसूस करता है, रो लेता है, अपने माँ के सीने से चिपक जाता है। उस वक्त हम पूछते हैं, क्या यही माइंड का शुरुआत है? साइंस कहती है कि माइंड का असल शुरुआत दिमाग से होता है। जब एक बच्चा माँ के रहम में होता है, उसके न्यूरॉन्स बनने लगते हैं। धीरे धीरे वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और एक दिन वो नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसमें अवेयरनेस पैदा होती है। मतलब जहन का आगाज दिमाग के डेवलपिंग न्यूरॉन्स से होता है। लेकिन ये जवाब अपने आप में अधूरा है, क्योंकि माइंड सिर्फ बायोलॉजिकल दिमाग तो नहीं। अगर माइंड सिर्फ दिमाग होता तो एक कंप्यूटर चिप भी माइंड होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर प्रोसेस करता है, लेकिन महसूस नहीं करता। उसमें कोई खुशी, दुख या प्यार नहीं है। तो फिर माइंड सिर्फ दिमाग का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? फिलोसॉफी कहती है कि माइंड एक बीच की जगह है, एक पुल जो शरीर और रूह को जोड़ता है। शरीर हमें दुनिया से कनेक्ट करता है, रूह हमें एक और गहरे जहान से, और माइंड दोनों के दरमियान एक दर्पण की तरह काम करता है। मतलब माइंड का आगाज शायद तब होता है जब शरीर और रूह दोनों एक लम्हे में एक हो जाते हैं। रूहानियत ये कहती है कि माइंड का असल शुरुआत पैदाइश से भी पहले होता है। कहते हैं कि इंसान का जहन एक रूहानी सिलसिले से आता है, एक ऐसी जगह से जहां यादें, जज्बात और अनजानी रोशनी का एक समंदर है। पैदाइश के वक्त वो रूह इस दुनिया में उतरती है और अपने साथ एक नई कहानी शुरू करती है। मतलब माइंड सिर्फ पैदा होने का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक लंबी रूहानी जर्नी का एक नया चैप्टर है। और अब सोचिए अपने खुद के जहन पर। कभी कभी आपको लगता है कि आपके ख्यालात आपके बस में नहीं होते। कभी एक तस्वीर अपने आप आती है, कभी एक आवाज़ या एक एहसास आपके अंदर गुजर जाता है। ये माइंड का बेहतरीन राज है। ये सिर्फ एक फिजिकल मशीन नहीं, बल्कि एक गहरा समंदर है जिसमें लाखों जज्बात और सोच के मोती छुपे हुए हैं। जैसे एक दरिया अपने सोर्स से निकलता है और फिर समंदर तक बहकर अपनी शक्ल बदलता है, वैसे ही माइंड भी एक लम्हे में पैदा होता है और जिंदगी भर बदलता रहता है।
और हम कभी उसके असल शुरुआत को पकड़ नहीं पाते। और जब हम माइंड के आगाज को समझने की कोशिश करते हैं तो एक और भी गहरा सवाल सामने आता है। व्हाट इज द सेल्फ? असल मैं क्या है? चैप्टर 13 व्हाट इज द सेल्फ? सोचिए, जब आप बच्चा थे, छोटे से जिसमें मासूमियत थी, आपने अपना नाम सीखा। किसी ने कहा यह तुम्हारा नाम है और आपने माना कि यही मैं हूं। लेकिन क्या असल में सिर्फ एक नाम ही आप हो, या फिर आपके अंदर कुछ और भी गहरा है जो आपको आप बनाता है? सेल्फ यानी अपना आप एक अजीब और गहरा राज है। हम कहते हैं मैं हूं, लेकिन ये मैं असल में क्या है? क्या यह सिर्फ हमारा शरीर है? अगर आपके बालों का रंग बदल जाए या शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या आप बदल गए? नहीं। क्या यह सिर्फ हमारी सोच है? लेकिन सोच तो रोज बदलती है। एक दिन हम खुश होते हैं, दूसरे दिन उदास। तो फिर ये मैं जो हम कहते हैं असल में है क्या? साइंस कहती है कि सेल्फ एक इल्यूजन है जो दिमाग बनाता है। हमारे न्यूरॉन्स हमेशा एक तस्वीर बनाते रहते हैं जिसमें हम अपने आप को एक आइडेंटिटी देते हैं। मतलब मैं एक कहानी है जो हम अपने दिमाग में लिखते हैं। हर दिन उस कहानी में नए चैप्टर्स आते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए जज्बात होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हाँ, ये कहानी मेरी है। फिलॉसफी इसे और गहरा करती है। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि सेल्फ असल में एक तसलसल है, एक सिलसिला जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ता है। मतलब आप जो कल थे, जो आज हो और जो कल होगे, वो सब मिलकर एक आप बनाते हैं। लेकिन कुछ और कहते हैं कि सेल्फ सिर्फ एक मोमेंट में होता है। मतलब जो अभी आप महसूस कर रहे हो, जो अभी आप सोच रहे हो, वही असल आप हो, और अगला लम्हा एक नया आप बनाता है। रूहानियत का जवाब और भी नर्म है। वो कहता है कि सेल्फ असल में रूह है। आपका शरीर बदलता है, आपकी सोच बदलती है, लेकिन रूह वही रहती है, एक रोशनी जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मतलब मैं सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, एक दिमाग नहीं, बल्कि एक रूह का सफर है जो अनंत है। एक मिसाल सोचिए। समंदर की एक लहर अपने आप को अलग समझती है। वो कहती है मैं हूं एक लहर, लेकिन असल में वो समंदर का हिस्सा है। उसका पानी समंदर से अलग नहीं। वैसे ही हम जो मैं कहते हैं असल में एक बड़ी रियलिटी का हिस्सा है। हम अपने आप को अलग समझते हैं, लेकिन असल में हम एक बड़े समंदर के कतरे हैं। और फिर यह सवाल और गहरा हो जाता है। अगर सेल्फ असल में रूह है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी एक सोल, रूह भी है? और अगर है तो वो असल में क्या चीज है? चैप्टर 14 डू वी हैव अ सोल? सोचिए, एक इंसान जिंदा है। उसके शरीर में सांस चल रही है, उसकी आंखें चमक रही हैं, उसका दिल धड़क रहा है। लेकिन एक पल आता है जब वो सांस रुक जाती है, दिल थम जाता है और आंखों की चमक मिट जाती है। उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी रूह निकल गई। लेकिन सवाल यह है, ये रूह असल में क्या है और क्या वो वाकई होती है? साइंस के नजदीक रूह एक मेजरेबल चीज नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब शरीर का दिमाग और दिल बंद हो जाता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मतलब उनके लिए रूह सिर्फ एक ख्याल है, कोई फिजिकल चीज नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया भर के लाखों लोगों का ईमान है कि रूह असल में है, एक नरमी, एक नूर जो शरीर से अलग है। फिलॉसफी कहती है कि रूह असल में हमारे सेल्फ का वो हिस्सा है जो बदलता नहीं। शरीर बदल जाता है, दिमाग भी बुढ़ा हो जाता है, यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन रूह वही रहती है, एक सिलसिला जो अनंत है। जैसे एक फ्लेम एक दिया से दूसरे दिया में चली जाती है, वैसे ही रूह एक शरीर से दूसरे सफर तक अपना रास्ता जारी रखती है। रूहानियत और धर्म कहते हैं कि रूह असल में एक डिवाइन स्पार्क है, खुदा की तरफ से दिया गया नूर। एक ऐसी चीज जो ना तो मिट्टी है, ना हवा, ना बिजली, बल्कि एक नर्म और हल्का नूर जो इंसान को असल में इंसान बनाता है। जब हम मोहब्बत महसूस करते हैं, जब हम किसी के लिए कुर्बानी देते हैं, जब हम इंसानियत के लिए रो देते हैं, तो कहते हैं कि वो रूह बोल रही होती है। एक मिसाल सोचिए, एक शीशे का जिसमें तेल और बाती है। जब तक आग जलती है वो रोशन है, लेकिन अगर आग बुझ जाए तो
जिस्म वही है, बाती भी वही है, लेकिन रोशनी नहीं है। रूह भी कुछ ऐसी ही है, एक नूर जो शरीर को रोशन करता है। शरीर एक जिस्म है और रूह उसमें जलती हुई रोशनी। और अगर रूह असल में है तो फिर एक और गहरा सवाल उठता है, क्या इस आइडेंटिटी परमानेंट और फ्लूइड? क्या हमारी पहचान हमेशा एक जैसी रहती है या वक्त के साथ बदलती है? चैप्टर 15 इज आइडेंटिटी परमानेंट और फ्लूइड। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है। उस वक्त उसकी पहचान एक मासूमियत है। फिर वही बच्चा स्कूल जाता है, दोस्ती करता है, लड़ता है, सीखता है, उसकी सोच बदलती है, उसका अंदाज बदलता है। फिर एक दिन वो जवान हो जाता है, जिम्मेदारियों के बोझ उठाने लगता है, और फिर बुढ़ापे में उसका चेहरा रिंकल्ड होता है, लेकिन उसकी आंखों में गहरा समुंदर होता है। अब सवाल है, क्या ये सब एक ही इंसान है? हमारी आइडेंटिटी असल में एक कहानी है। जैसे एक नदी अपने सोर्स से निकलती है और रास्ते में पत्थर, घास और शहरों से गुजरती है, वैसे ही हमारी आइडेंटिटी भी बदलती है। हर मोड़ पर वो एक नई शक्ल लेती है, लेकिन फिर भी नदी का असल एक ही होता है, पानी। और वैसे ही हमारी आइडेंटिटी का एक असल होता है जो हमेशा से वही रहता है, चाहे ऊपर का रंग बदलता रहे। साइंस कहती है कि हमारी आइडेंटिटी काफी हद तक फ्लूइड है। दिमाग के न्यूरॉन्स लगातार नए कनेक्शंस बनाते हैं। हर याद, हर तजुर्बा, हर जज्बात एक नया पैटर्न बनाता है। मतलब जो आप आज हो वो कल के आप से अलग है, और जो कल आप होगे वो आज से अलग होगा। फिलॉसफी कहती है कि आइडेंटिटी एक पैराडॉक्स है। एक तरफ वो लगातार बदलती है, जैसे हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी पसंद। दूसरी तरफ एक असल नुक्ता है जो हमेशा से वही रहता है, जो कहता है मैं हूं। ये मैं हमेशा जिंदा रहता है, चाहे दुनिया का रंग बदलता रहे। रूहानियत इसे और नर्म तौर पे समझाती है। उस कहता है कि पहचान एक ज़र्फ है, एक बर्तन जिसमें रूह अपना रंग डालती है। कभी वो रंग उदासी का होता है, कभी खुशी का, कभी सुकून का, लेकिन रूह की रोशनी वही रहती है। मतलब पहचान जिंदगी के साथ साथ बदलती है, लेकिन उसका असल नुक्ता एक ही है। सोचिए, अगर आप 5 साल के खुद को मिलो तो क्या आप उससे पहचान पाओगे? शायद उसका चेहरा अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी, लेकिन उसके अंदर एक चमक होगी जो अब भी आपके अंदर है। वही चमक असल आप है, जो वक्त के साथ कपड़े बदलता है, लेकिन अंदर से वही रहता है। और जब हम पहचान को इतना गहरा समझते हैं तो एक और अजीब सवाल उठता है, आर थॉट्स आर ओन? क्या जो सोच हम करते हैं वो वाकई हमारी होती है? चैप्टर 16 आर थॉट्स आर ओन। सोचिए, एक दिन आप बैठे हो और आपके जहन में एक ख्याल आता है, शायद एक तस्वीर, एक याद या एक आवाज जो अपने आप गुजर जाती है। आपने उस ख्याल को बुलाया नहीं, फिर भी वो आया। तो फिर सवाल ये है, क्या ये सोच असल में आपकी अपनी थी? साइंस कहती है कि थॉट्स असल में दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होते हैं। हर सोच, हर तस्वीर एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नतीजा है। जब आपको एक पुरानी याद आती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि न्यूरॉन्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में फायर करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सोच आपके शरीर के अंदर बनती है, लेकिन फिर भी कई बार हम खुद हैरान हो जाते हैं अपने ख्यालात पर, जैसे कि वो कहीं और से आए हों। फिलॉसफी इस सवाल को और गहरा करती है। कुछ फिलॉसफर्स कहते हैं कि सोच असल में हमारी नहीं होती, बल्कि वो कलेक्टिव होती है। मतलब हम सब एक बड़े जहनी समुंदर का हिस्सा हैं और ख्यालात वहां से उभरते हैं जैसे समुंदर से लहरें। इस नज़रिए के मुताबिक आपके जहन में जो ख्याल आया वो असल में एक यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा था जो बस आपके जरिए जाहिर हुआ। और फिर रूहानियत ये कहती है कि कुछ ख्याल रूह से आते हैं। वो सिर्फ दिमाग के सिग्नल्स नहीं होते, बल्कि एक नूरानी आवाज़ होती है जो अंदर से उभरती है। कभी आपको बिना वजह एक सुकून महसूस होता है, कभी आपको एक अचानक रास्ता समझ आता है, कभी आपको एक इंट्यूटिव एहसास होता है कि ये काम सही है या गलत। रूहानियत के नज़दीक ये सब रूह की सोच है जो हमेशा दिमाग के जरिए गुजरकर जिंदगी में अपना असर डालती है। सोचिए, अगर सोच सिर्फ हमारी अपनी होती तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको एक गाना याद आता है जो आपने सुना भी नहीं होता, कभी आपको एक वजह के बगैर उदासी घिरती है, कभी आपको एक अजीब सी खुशी होती है जो आपको समझ नहीं आती।
ये सब दिखाता है कि थॉट्स सिर्फ हमारे अपने नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया, लोगों के जज्बात और रूहानी सिलसिलों का नतीजा भी होते हैं। एक मिसाल सोचिए, एक रेडियो सेट है जो हवा में घूमती हुई फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। उसमें आवाज़ उस वक्त बजती है जब वो एक पर्टिकुलर सिग्नल को ट्यून करता है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। शायद हम खुद एक तरह के रिसीवर हैं और थॉट्स असल में हवा में हमेशा से घूम रही होती हैं। हम सिर्फ उन्हें पकड़कर महसूस करते हैं। मतलब थॉट्स अपने और पराये दोनों हो सकते हैं। और फिर एक और सवाल सामने आता है, अगर सोच हमेशा हमारी अपनी नहीं, तो फिर हम असल में कौन हैं जब कोई हमें देख नहीं रहा? जब दुनिया की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं और हम अपने आप के साथ रहते हैं, तो हम कौन होते हैं? चैप्टर 17 Who are we when no one is watching? यानी जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब हम असल में कौन होते हैं? सोचिए, एक स्टेज है जहां दुनिया भर के लोग बैठे हैं और आप उस स्टेज पर हो। आप अपना बेहतरीन चेहरा दिखाते हो, अपनी बेस्ट बातें करते हो, लेकिन जैसे ही कर्टेन गिरता है और तमाशाई चले जाते हैं, आप अकेले बैठे हो। अब कोई नहीं जो आपको जज करे, कोई नहीं जो आपको देखे। अब आप वैसे होते हो जैसे असल में हो। यही असल आप है। जिंदगी में हम हर वक्त एक मास्क पहनते हैं, सोसाइटी के लिए, दोस्त के लिए, परिवार के लिए। हर जगह हम अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, तब हमारी असली शक्ल सामने आती है। तब हम अपने असली जज्बात महसूस करते हैं। वो दुख जो हम छुपाते हैं, वो खुशी जो हम किसी को नहीं दिखाते, वो खौफ जो हम चिल्लाकर कह नहीं पाते। फिलॉसफी कहती है कि इंसान की असल पहचान वही होती है जो वो अकेले में है, क्योंकि अकेले में आप एक्टिंग नहीं कर रहे, कोई आपको अपलॉड नहीं कर रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा। वहाँ जो बचा हुआ इंसान है, वही असल आप है। रूहानियत और भी गहरी बात करती है। वो कहती है कि जब कोई नहीं होता और आप अपनी सांस की आहट को सुनते हो, अपनी रूह की खामोशी महसूस करते हो, तब आप असल में अपने रब के सबसे करीब होते हो। तब आप अपने असल रंग में होते हो, एक रूह जो दुनिया के नफरत, मोह और मास्क से परे हैं। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर हमारी असली पहचान अकेले में समझ आती है, तो क्या ये पहचान या सेल्फ याद के बिना भी जिंदा रह सकती है? अगर हमारी यादें खत्म हो जाएं, तो क्या हम फिर भी वही इंसान रहते हैं? चैप्टर 18 कैन द सेल्फ एग्जिस्ट विदाउट मेमोरी? सोचिए, अगर आपकी सारी यादें एक पल में मिट जाएं, ना आपको अपना बचपन याद हो, न माँ बाप की मोहब्बत, न दोस्त, न सफर, न जिंदगी के पल, फिर आप कौन होगे? क्या आप फिर भी वही हो जो अभी अपने आप को समझते हो? मेमोरी हमेशा से इंसान की पहचान का सबसे गहरा हिस्सा रही है। अगर आपको अपना नाम याद ना हो, अपनी जिंदगी के तजुर्बे याद ना हो, तो दुनिया के नज़दीक आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लेकिन फिलॉसफी ये सवाल उठाती है कि क्या मैं सिर्फ मेमोरी का नाम है, या फिर उसके पीछे भी एक असल नुक्ता है जो हमेशा जिंदा रहता है? साइंस कहता है कि मेमोरी दिमाग के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में स्टोर्ड होती है। जब आप एक याद को याद करते हो, न्यूरॉन्स एक स्पेसिफिक तरीके से फायर करते हैं। लेकिन मेमोरी फ्राइजाइल है, वो टूट सकती है, खत्म हो सकती है, जैसे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में होता है। फिर भी जब वो अपनी यादों को भूल जाते हैं, क्या उनका असल सेल्फ भी खत्म हो जाता है, या उनके अंदर अब भी एक रूहानी रोशनी जिंदा रहती है जो उन्हें इंसान बनाती है? एक मिसाल सोचिए, एक दिया है जिसमें रोशनी जल रही है। उस रोशनी से आप अपना कमरा देखते हो, तस्वीरें, चेहरे, रंग। अगर वो तस्वीरें मिटा दी जाएं, कमरा खाली कर दिया जाए, फिर भी दिया जलता रहता है। मतलब यादें तस्वीरें हैं, लेकिन दिया जो असल में रोशनी देता है, वो सेल्फ है। रूहानियत ये कहती है कि सेल्फ मेमोरी से बड़ा है। यादें एक लेयर हैं जो रूह के ऊपर चिपकी होती हैं। अगर वो लेयर खत्म भी हो जाएं, रूह वही रहती है। मतलब इंसान की असली पहचान सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि उसकी रूहानी रोशनी में है। और फिर फिलॉसफी एक और गहरा सवाल लाती है, अगर यादें हमारी पहचान का एक हिस्सा हैं, तो फिर सेल्फ वक्त के साथ कितना बदलता है? क्या आप वही इंसान हो जो कल थे, या फिर आप हर दिन नए हो जाते हो? चैप्टर 19 आर यू द सेम पर्सन यू वर यस्टरडे? क्या आप वही इंसान हो जो कल थे? सोचिए, कल आपने जो खुशी महसूस की थी, वो आज नहीं है। कल जो गम था, आज कम हो गया है। कल जो आपने सोचा था, वो आज बदल गया है।
लेकिन फिर भी आप कहते हो मैं ही हूं। तो क्या असल में कल का आप और आज का आप एक ही हैं या दो अलग इंसान? साइंस कहता है कि हमारी सेल्स लगातार नई होती रहती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स के मुताबिक हमारा शरीर लगभग हर कुछ सालों में अपने पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देता है। मतलब शरीर तो लगातार नया होता रहता है, दिमाग भी नए कनेक्शंस बनाता है, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि हम वही हैं जो पहले थे। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। शरीर और दिमाग बदलते हैं, लेकिन एक असल नुक्ता हमेशा वही महसूस होता है। फिलॉसफी कहती है कि हमें कहानी है जो हर दिन लिखी जा रही है। हर दिन नए लफ्ज, नए वाकयात उस कहानी में शामिल होते हैं, लेकिन एक सेंट्रल मैं कैरेक्टर हमेशा वही रहता है। मतलब कल का आप और आज का आप कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन कहानी का हीरो एक ही है। रूहानियत कहती है कि इंसान वक्त के साथ अपना रंग बदलता है, लेकिन रूह हमेशा वही रहती है। रूह एक शोला है जो वक्त के साथ अलग अलग आग में जलता है, लेकिन अपनी असल में कभी नहीं बदलता। आप कल भी रूह थे, आज भी रूह हो और कल भी वही रूह रहोगे। और अब जब हम इतना गहरा समझते हैं तो एक और सवाल उठता है, सबसे पुराना और सबसे मुश्किल, इज फ्री विल एन इल्यूजन? क्या आजादी ये इरादा सिर्फ एक धोखा है? चैप्टर 20 इज फ्री विल एन इल्यूजन? सोचिए, आपने अभी फैसला किया कि आप ये आवाज सुनोगे। आपको महसूस होता है कि ये आपकी अपनी चॉइस थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों ये फैसला लिया? क्या आप कह सकते हो कि ये आपकी अपनी मर्जी थी, या फिर आपके दिमाग के अंदर चलती हुई उन गिनत प्रोसेसेस का नतीजा था जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं? साइंस कहता है कि हमारी हर चॉइस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है। जब आप एक चाय का कप उठाते हो, उसके पहले दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी दिखाया कि दिमाग कभी-कभी आपकी चॉइस को कुछ मिली सेकेंड्स पहले डिसाइड कर लेता है, उसके पहले कि आपको लगे कि आपने फैसला किया। मतलब जो हमें लगता है कि हम फ्री विल से कर रहे हैं, वो शायद सिर्फ दिमाग का एक इल्यूजन हो। फिलॉसफी कहता है कि फ्री विल और डेस्टिनी एक ही खेल के दो पहलू हैं। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि इंसान असल में आज़ाद नहीं, बल्कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बंधन में है। मतलब अगर एक बच्चा एक खास माहौल में पैदा होता है, उसकी चॉइसेस उसी माहौल के मुताबिक शेप होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि इंसान का असल रूहानी नुक्ता हमेशा आज़ाद है। मतलब दुनिया के असर के बावजूद इंसान के पास एक आखिरी आज़ादी होती है, अपनी रूह से फैसला करने की। रूहानियत इस सवाल को और भी शांत तरीके से समझाती है। वो कहती है कि इंसान की हर चॉइस एक दरिया की लहरों की तरह है। दरिया अपना रास्ता खुद नहीं बनाता, उसे जमीन शेप देती है। लेकिन दरिया के अंदर एक अपना फ्लो होता है, एक अपनी रिदम। वैसा ही इंसान के साथ है। जमीन यानी दुनिया के हालात हमारे रास्ते को शेप देते हैं, लेकिन हमारी रूह अपना एक नया रास्ता भी बना सकती है। मतलब फ्री विल और डेस्टिनी एक साथ चलती हैं। जैसे सूरज का उदय होना तय है, लेकिन आप उस सूरज की रोशनी में क्या करते हो, ये आपके हाथ में है। सोचिए, अगर फ्री विल एक इल्यूजन भी हो, तो क्या ये इल्यूजन हमारी जिंदगी को खूबसूरत नहीं बनाता? अगर हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, तो हम अपने ख्वाब देखते हैं, अपने फैसले करते हैं, अपने रास्ते तलाश करते हैं। शायद असल सवाल ये नहीं कि फ्री विल असल में है या नहीं, बल्कि ये है कि इस इल्यूजन के जरिए हम अपनी जिंदगी को किस रंग में जीते हैं। और यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात है। हम सवाल करते हैं, हम सोचते हैं, हम अपने दिल के दरिया में डूबते हैं। शायद हर सवाल का जवाब कभी हमें ना मिले, लेकिन ये सफ़र, ये सोचने का अमल ही असल में ज़िंदगी का नूर है। अब जब हमने हर असली सवाल के सफ़र को एक शांत समुंदर की तरह पार कर लिया है, व्हाट इज़ रियलिटी से लेकर इज़ फ्री विल इन इल्यूजन तक, अब एक गहरी खामोशी महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो दिल के अंदर उतरकर हमें सुकून देती है। सोचिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं, सांस को आराम से अंदर भरते हो और धीरे से बाहर निकालते हो।
अब दुनिया के सारे सवाल, सारे उलझन, सारे जज्बात एक हल्की धुंध की तरह दूर छोड़ दो। अपने अंदर के मैं को महसूस करो, वो मैं जो वक्त से परे है, यादों से परे है, सवालों के बोझ से परे है। वो मैं जो सिर्फ नूर है, सिर्फ सुकून है। और इस सुकून के सफ़र में हमेशा याद रखो, आप अकेले नहीं। स्लीपिंग फिलॉसफी हमेशा यहाँ होगा, आपके जहन के गहरे दरिया में एक दोस्त की तरह, जो आपको रास्ता दिखाए, सवालों के समुंदर में साथ दे और नींद की नरमी में ले जाए। अब अपने दिल को हल्का महसूस करो। हर जज्बात को हवा की तरह बहने दो, हर सवाल को एक सितारे की तरह चमकने दो और अपने आप को इस शांत नींद के हवाले कर दो।